अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में अपनी बात होती है जी कुछ मसाइल के हवाले से। आपकी जानिब से जो मसाइल जिनकी निशानदेही की जाती है उसी को अपना मौजू बनाया जाता है। गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से बात हो रही थी कराची के मसाइल के हवाले से, सिंध के मसाइल के हवाले से। आज हमने बात करनी है कुछ एजुकेशन के हवाले से। मसाइल क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत सारे देखने वाले पैगाम भेज रहे हैं, फीडबैक के ज़रिए बताते भी रहते हैं। स्कूल्स का इस वक्त जो ये मामला है कि आया जैसे कहा ही जा रहा था कि प्राइवेट स्कूल्स वालों की जानिब से कि 15 जो अगस्त की तारीख है उसके बाद से स्कूल्स खोल दिए जाएंगे, और चंद जगहों पर ऐसी इतलात भी आई कि स्कूल्स खोल दिए गए, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई हुई। अब देखना ये है और समझने की बात ये है कि ये स्कूल खोलने से या ना खोलने से क्या फ़ायदा या नुकसान है। इस वक्त स्कूल खोल देना क्या वाक़ईतन सही फ़ैसला होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरी तरफ वालिदैन बहुत देर से कन्फ्यूजन का शिकार हैं। गोमगोसी एक कैफियत है। कहीं पे ये कहा जाता है कि जी स्कूल्स खुल रहे हैं, एसोसिएशंस प्राइवेट स्कूल वाले इसके बज़िद हैं कि स्कूल्स को खोल दिया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत इस बात पर बज़िद है कि स्कूल्स को इस वक्त ना खोला जाए। हालात के पेश नज़र यकीनन कोरोना केसेस के अंदर कमी आई है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया है। और एंटिसिपेट ये किया जा रहा है, तवक्को इस चीज़ की है कि इसका दोबारा से एक और वेव आ सकती है। हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। बड़ी कोशिश, मेहनत, तगोदौ के बाद, कुर्बानी के बाद हमने इस वबा पर अल्लाह के महज फज़ल व करम से जो है वो काबू पाया है। सबकी इसमें कोशिशें हैं। सिंध हुकूमत ने बड़ी इसके अंदर कोशिश और उनकी काविशें रहीं कि उन्होंने जिस तरह मुश्किल फ़ैसले किए और उसके बाद ये सूरत हाल जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस वक्त एहतियात ना बरती गई तो हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि इसकी एक नई लहर आ सकती है। अभी स्कूल्स का जो मामला रह गया है, सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे स्कूल्स वाले भी, कि जब मॉल्स, पार्क्स, हर जगह आपने एक्सेस लोगों को दे दिया है, तफरीही मकामात खोल दिए गए हैं, जब सारे मामलात ज़िंदगी रवादवा हैं, तो स्कूल्स खोलने में क्या मज़ायका है या इसमें क्या कबाहत है। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमान अख्तर आराइन को खुशामदीद कहूँगा। एजुकेशनिस्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं सिंध के ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जी बड़ी ख़ास हमारी मिस मुसरत न्याजी साहिबा, ख़ुद एजुकेशनिस्ट भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक भी है, हमारे साथ मुख्तलिफ औकात में प्रोग्राम्स में शरीक भी होती हैं, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं। आज उनसे इन दोनों मामलों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, कुछ सियासी मामलों के हवाले से और कुछ एजुकेशन के हवाले से। बहुत शुक्रिया मुसरत, आपने हमें वक्त दिया। अख्तर साहब फरमाइए, ये रिजर्वेशन आपकी कि जनाब जब सारे आपने कारोबारी ज़िंदगी बहाल कर दी है, शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए, तफरीह गाह भी खुल गई, सब कुछ खोल दिया, तो स्कूल्स खोलने में क्या मज़ायका है। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि अभी जो ख़तरात मौजूद हैं जिसकी वजह से ये आगाह किया जा रहा है कि स्कूल्स को फ़िल वक्त ना खोला जाए, क्यों इस बात पर बज़िद हैं ये प्राइवेट स्कूल्स वाले कि स्कूल को खोल दिया जाए। हुकूमत का कहना सही है कि जनाब जब आपने इतना सब्र किया है तो थोड़ा और वक्त दे दीजिए, उसके बाद सूरत हाल में जब एक वाज़ेह कमी नज़र आ जाएगी, एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उसके बाद तो फिर ऐसा होना ही है, स्कूल्स खुलने हैं। तो क्यों ये समझा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स वालों के साथ कोई हुकूमत की कोई ख़ास दुश्मनी है? देखिए टेक्निकली है। देखें, पहली बात तो हुकूमत को ये समझना चाहिए कि हम एक पार्टी नहीं है, जी हम उनके बाजू हैं। ठीक है। हम उनके बाजू हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी 25A के मुताबिक ये उनकी जिम्मेदारी थी, पर हमने ले ली। बिल्कुल ठीक है। अब अपने बाजू के साथ अगर बुरा सलूक करेंगे और विदाउट एनी लॉजिक और रीजंस के जो बात करेंगे, नहीं, हमने साथ लॉजिक तो दिया। है, मैं आपको बताता हूँ, कोरोना वायरस से बड़ी और क्या लॉजिक देखिए होगी। मैं दो चीज़ें लिंक कर रहा हूँ, मैं मौजूदा सूरत हाल और एक्चुअली जो है उसको किस पे बेस करती है। देखिए, हम लोग आपके पार्टनर थे। आपको जब ये वबा आई, आपने जैसे हुक्म फरमाया, हमने उसकी तामील की, ठीक है। हमने कोऑपरेट किया। ठीक है, दुनिया भर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बहुत बेसिक किरदार अदा करते हैं। चाहे यूएसए की बात कर लें या आप यूके की बात कर लें या यूरोप की कर लें, चाइल्ड प्रोटेक्शन, हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत क्लोज कांटेक्ट में होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ। बट पाकिस्तान में हमें जो है बहुत ही यानी कि स्टेक होल्डर समझा ही नहीं गया। हमने आपके साथ जो सर्द एरियाज थे वहाँ 8-8.5 महीने तक कोऑपरेट किया। यहाँ पर हमने जो गर्म एरियाज थे वहाँ पर हमने 5.5-6 महीने आपके साथ कोऑपरेट किया। ये इतना बड़ा कोऑपरेशन है।
आपने हमारे साथ क्या किया। हम आगे भी आपके 2 महीने स्कूल बंद कर सकते हैं, आज आप गारंटी दे दें। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एहसास प्रोग्राम के तहत ही हमारी सिर्फ टीचर्स को 3 माह की सैलरी जो है डायरेक्ट अकाउंट में जो है आप कर दें, ट्रांसफर कर दें। हम आपके आगे 3 माह के लिए भी ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अख्तर साहब, एक चीज़ की पहले वजाहत ज़रूरी है यहाँ पर, इसकी वजाहत करते चलें कि ऑब्जेक्टिव है क्या, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है। आया ये जो लॉसेस हो रहे हैं फाइनेंशियली, इसको कवर करना है या बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है या उनकी सेहत को बेहतर बनाना है क्या? आपने बड़ा अच्छा देखा, मैं वही इसी तरफ जा रहा था। प्राइम हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो 7.5 करोड़ बच्चे हैं। 2.5 करोड़ बच्चे पहले ही आउट ऑफ स्कूल थे, ठीक है। 5 करोड़ बच्चे जो है वो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते थे। अब वो बच्चे जो पब्लिक स्कूल के वो तो चाइल्ड लेबर की तरफ मोस्टली चले गए हैं। इवन जो छोटे स्कूल से उनके बच्चे भी चाइल्ड लेबर की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त आपने देखा है कि एक बड़े फेमस टीवी चैनल ने इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के मुताबिक जो है 80% पेरेंट जो हैं वो चाहते हैं कि स्कूल और कॉलेज फौरन खुल जाए, जिसमें 70% वालिदैन ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है कि हम बड़े परेशान हैं इन अपने बच्चों से कि हमारे बेराह रवि का शिकार हो गए, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, किताब उठाना ही नहीं चाहते, क्योंकि पिछले सेशन के अभी एंड ही नहीं हुआ था और आपने आगे प्रमोट करवा दिया। अगला सेशन का आपने 6 महीने जाया कर दिए। अब वो बच्चे पिछले लेवल के भी नहीं रहे, वो 3 साल पीछे चले गए हैं। तो एक्चुअली प्राइम जो मकसद है वो बच्चों की एजुकेशन है। 7.5 करोड़ नहीं, चलो 5 करोड़ ही सही जो बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं उनका ही सही। हम पेरेंट्स की आवाज हैं। इस वक्त पेरेंट्स का इतना बड़ा प्रेशर है, मैं नहीं कह रहा, आप एक फेमस टीवी चैनल ने ये सर्वे किया है और वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने किया है। उसमें 80% तो कहते हैं स्कूल लाजिम खोलें, 16% कहते हैं कि जी आप फिलहाल बंद रखें, कोई बात नहीं जी, हो सकता है दूसरी लहर आ जाए। 4% जो है वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली इससे खुद पता चलता है आप जमहूरियत के बड़े अलमबरदार हैं। आप जमूर करके आपको जमहूर का पता है उसका मानी क्या होते हैं। 80% अगर पब्लिक कहती है तो आप ऐसा करें, जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनली डिस्ट्रिक्ट सिस्टम होता है एजुकेशन में, जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका 0 हो गया है वहां पर स्कूल खोल दें, आपकी सेंसिटिविटी हमें नजर आ जाएगी। अब आप डेट पे डेट तो देते जा रहे हैं, मगर आपके तैयारी नजर नहीं आ रही। ठीक है, हमें यह पता चल रहा है कि तैयारी आपकी नहीं है। 15 सितंबर की डेट भी जो है वो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि आप डेट देते रहे हैं। और 15 सितंबर पे इसलिए जिद किया है, उसके 5 बड़े फैक्टर्स हैं। बताइए। एक तो सबसे पहले कि आपने तमाम चीजें खोल दी और वो आपने इसी डेट से खोली या इससे एक दिन पहले खोली। 14 अगस्त को आपने अवाम को यौम आज़ादी मनाने वो डबल आज़ादी दे दिया आपने कि सब कुछ क्लियर कर दिया। आपने देखा कितनी सड़कों पर रश थी। आपने सिनेमा खोल दिए, पार्क खोल दिए, पता नहीं क्या कुछ खोल दिया। आप स्कूल जो कि SOPs की ट्रेनिंग बेहतरीन दे सकते, दुनिया में हेल्थ की ट्रेनिंग स्कूल्स के अंदर होती है सर, हेल्थ डिपार्टमेंट कोऑपरेट करता है। आपने हमसे ये काम लिया। यहां पर कंज्यूमर कंपनी, सोप की कंपनीज हमारे पास आती हैं, आके कहती हैं कि इनको हाथ धोना सिखाइए, इनको ये लाइन में खड़ा होना सिखाइए। आप हुक्मरान जब आप बच्चे थे तो लाइन में खड़ा होना आपने स्कूल में सीखा था। तो मेरा कहने का मकसद है कि खासतौर पे वफाकी हुकूमत के साथ, जो जाहिर है कि सूबाई हुकूमत से इतना वो नहीं करती, पंजाब बड़ा सूबा है, पंजाब आपके पास है, आप पंजाब में उन डिस्ट्रिक्ट्स में खोल दें स्कूल। देखिए KPK के अंदर वैसे ही 0 है, आजाद कश्मीर के अंदर वैसे ही 0 हो गया है। बाज एरियाज, बल्कि पूरे एरियाज ही ऐसे हैं जहां पर कोविड-19 जो है वो 0-1% भी नहीं है। आप वहां स्कूल खोल के एक डेमो कर दीजिए, हमारा एतमाद बहाल हो जाएगा, पेरेंट्स का एतमाद बहाल हो जाएगा। लॉजिक है। ठीक है, आपके ख्याल में अगर जहां पर निस्बतन केसेस में कमी है या ख़त्म हो चुका है तकरीबन, वहाँ पर खोलकर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। मुसर्रत साहिबा की तरफ चलूँगा। मुसर्रत, ये फरमाइएगा कि ये जो तजावीज़ दे रहे हैं, बात समझ में आने वाली है कि आपने जिस तरह एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी वफाकी हुकूमत ने कि भाई स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाए, तो क्या स्मार्टली प्ले करते हुए स्कूल्स को नहीं खोला जा सकता? सिंध गवर्नमेंट ने, जैसे आप तो खुद एजुकेशनिस्ट हैं, समझती हैं कि सारे मामलात जो हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो गए, तो स्कूल्स को क्यों नहीं खोला जा सकता? अख्तर साहब जैसे फरमा रहे हैं कि बच्चों को तरबियत दी जा सकती है, SOPs के ऊपर अमल दरामद, और ये फॉर लाइफ होगी। बच्चों को सारी ज़िंदगी उन SOPs के ऊपर अमल करना भी आ जाएगा, और खुदा ना करे आगे से अगर कोई इस तरह की मौलिक वबा आती है तो बच्चे ज़हनी तौर पर तैयार होंगे और उनको पता होगा कि किस तरह ऐसी सिचुएशन में काम करना है। क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यासिर, मैं आपको बात बताऊं कि जब 26 को पहला केस जी कराची में, यानी सुबह सिंध में आया,
तो उस वक्त जो हमारे सूबाई वज़ीर हैं सईद गनी साहब जी, उन्होंने फिलफॉर पहले 2 दिन की छुट्टी स्कूल जी, को ऑफ़ किया, जी। उसके बाद जो है ना कंटिन्यूसली कह दिया कि स्कूल को ऑफ़ करना है क्योंकि कोरोना है। तो बिल्कुल मैं एडमिट करती हूँ, आरआई साहब की बात को ऑन करती हूँ कि बिल्कुल तमाम एसोसिएशन ने और तमाम स्कूल्स चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट का भी तो मैं आपको डिफरेंट बताऊंगी, जी। उन सब ने इसको लबैक कहा और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि उस्ताद सही मायनों में बाप और माँ का रोल प्ले करता है और वो समझता है कि अगर मेरे बच्चे सेहतमंद होंगे, बेहतर होंगे तो वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है, बिल्कुल ऐसा। और अगर सेहत नहीं है तो फिर ज़िंदगी और एजुकेशन किसी काम की नहीं है। ऐसा ही। और मैं समझती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा स्टेप था और उस पर तनकीद भी बेजा हुई, सईद गनी साहब पे भी हुई और सिंध गवर्नमेंट पे भी हुई, लेकिन उन्होंने तनकीद की परवाह किए बगैर अपने मुस्तकबिल के जो मेमार थे, यानी कि हमारा जो फ्यूचर थे, हमारा जो स्टूडेंट थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ रहे। वजह ये थी कि जिस तरह मेरा भाई कह रहा है कि स्कूल खोले जा सकते हैं, बिल्कुल जनाब, ट्रेनिंग जो है ना दे ही उस्ताद रहा होता है, बिल्कुल एसओपीज़ के तहत खोले जा सकते हैं, अगर नहीं तो उनको 2-2 घंटों की शिफ्ट में भी लगाकर और खोला जा सकता है। लेकिन इस वक्त जब बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी स्टेप लेने हैं, कभी वो स्मार्ट कहते थे तो कभी वो ब्यूटीफुल हो गया, तो कभी पता नहीं कौन कौन से इनके किस्से कसीदे थे, तो हमने कहा कि जी आप ही फैसले ले लें, हम उसको ऑन करेंगे, यानी कि सिंध गवर्नमेंट उसको ऑन करेगी। तो फेडरल गवर्नमेंट से बड़ी एक अच्छी बात मैं बताऊं आपको कि फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, तमाम की जब मीटिंग्स हुई मिनिस्टर्स की, तो सिंध गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने कहा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, स्पेशली छोटे छोटे इलाकों में जो स्कूल्स हैं और वो सैलरीज अपने स्टाफ को नहीं दे पा रहे, लाखों एम्प्लॉय जो है ना, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है ना, वो बेरोजगार हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट से, जाहिर बात है ये काम फेडरल गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि जो बैंक है, बैंक के थ्रू जो है ना प्राइवेट स्कूल्स को वो ज़ीरो की सतह पर, मैं समझती हूँ, मैं आज भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि 0 रेशो पे वो इनको दें, प्राइवेट स्कूल्स को लोन दें, और लोन देने के बाद ताकि कम से कम ऐसे स्कूल्स हैं जो बंद होना या सिर्फ शुरू हो चुके हैं, उसकी रीज़न क्या है कि वो रेंट नहीं पे कर पाएंगे। जब रेंट नहीं पे कर पाएंगे तो स्कूल कैसे चलेगा? तो कम से कम ये चीज़ फेडरल गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। एहसास प्रोग्राम का नाम देकर वो समझ रहे हैं कि हमने ही बहुत तीर मार लिया, पहली दफ़ा तीर मारा है या पहली दफ़ा हमने कोई अच्छा काम कर लिया। आपसे तो अच्छे काम करने की तवक्को ही नहीं की जा सकती। अगर आप सिंसियर थे, कंटेनर में खड़े होकर, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और जब वो इस फूलों की सेज पे बैठे तो उन्हें महसूस हुआ है, उन्हें पता चला है कि ये कुर्सी क्या होती है, ये मुल्क चलाना क्या किसे कहते हैं, इसलिए वो चला नहीं पा रहे। तो उस वक्त वो कहते थे कि 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं, तो जब तक तालीम का जीना बेहतर नहीं होगा तो हमारा मुल्क किसी तरफ बेहतरी की तरफ नहीं जा। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब को क्यों नहीं पता चलता कि मुल्क के मेमार आज कहाँ खड़े हैं? वही छोटे छोटे स्कूल्स के जो बच्चे हैं, यकीन करें उन्होंने घरों में लोगों के काम करना शुरू कर दिए, छोटी छोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी हैं, वो तालीम से हट रहे हैं। ये स्कूल्स ही थे जिनको लेकर चला करते थे कि नहीं बेटे आपने पढ़ना है, और मोअज़्ज़िज़ अदालत ने 20% डिस्काउंट दिया। प्राइवेट स्कूल ने, जब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने भी किया था तब भी उसको ऑन किया था। मैं समझती हूँ कि मैं किसी और की बात ना करूँ, मैं अपनी आप की बात करूँ। मैं कहती हूँ कि इस टाइम पे अगर हम पेरेंट्स को 20 क्या 30% भी दें तो कम है, क्योंकि लेकिन पेरेंट्स भी ये देखें कि जिस मुश्किल का शिकार हम हैं, क्या उस का शिकार वो स्कूल वाले नहीं है? क्या उसका शिकार वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो नहीं है? या सिर्फ इस चीज़ से सब मुतासिर हैं, कोई एक नहीं है कि नहीं है, लेकिन तमाम शोबाजात मुतासिर हैं। एजुकेशन भी मुतासिर हुआ है, लेकिन उस
का साथ देना फेडरल गवर्नमेंट का काम है, और फेडरल गवर्नमेंट उनका साथ दे, और अगर जब सूबाई गवर्नमेंट को वो ओके का सिग्नल देंगे तो यकीनन सूबाई गवर्नमेंट उस पे बिला ताखीर इसके ऊपर बिल्कुल उस पे काम भी करेगी और करना चाहेगी भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब अख्तर साहब ये फरमाइए कि मुशर्रफ साहिबा ने जिस चीज़ की तजवीज़ दी है बड़ी माकूल एडवाइस लगती है, क्योंकि माशाल्लाह खुद एजुकेशन से बैकग्राउंड है, एजुकेशनिस्ट है। ये जो 0% इंटरेस्ट के ऊपर जैसे लोन की उन्होंने बात की है, क्यों इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई जाती? जैसा भी बात हो रही थी कि प्राइम ऑब्जेक्टिव तो चले ये है कि बच्चों का तालीमी सिलसिला जो है वो जारी रहे, दूसरी तरफ ये भी मसला है कि जो फाइनेंशियल क्रंच इस वक्त आया है जिसकी वजह से सैलरीज़ की अदायगी नहीं हुई, जो बिल्डिंग के रेंट थे वो नहीं दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो नहीं दिए गए, इससे भी मसला हल हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो कहती हैं कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट से इस बारे में रुजू करें या बात करें, एसोसिएशन उनके ऊपर दबाव डालें या किसी तरह ये मुतालबा सामने रखें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि फ़िलवक्त जैसे ये ज़ोर की दिया जा रहा है कि किसी भी तरह स्कूल्स को खोल दिया जाए। तो आपके ख्याल में क्या बेहतर आइडिया नहीं है? देखिए, हमने बहुत कोशिश की, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हमारे सिंध के जो पिस्मा प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन थी, उसके चेयरमैन शरफुज़मा साहब शहीद तालीम जी, हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई जी। बात यह है कि हमारे पास कई उस्ताज़ा जो है उन्होंने खुदकशी की। बात यह है कि लोन की उन्होंने शरफुज़मा साहब ने बहुत कोशिश की। फेडरेशन में काशिफ मिर्ज़ा साहब हमेशा कहते रहे, ये 15 अगस्त की बात तो अब जाके स्टार्ट हुई है लास्ट मंथ से, उससे पहले तो हम यही कहते रहे कि ज़ीरो मार्कअप पे हमें लोन दीजिए। हमारा प्रेशर कहाँ ले रही है गवर्नमेंट, बल्कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है या जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो बल्कि उसको रेजिस्ट करने में लगी हुई है। यानी कि ऐसी कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई जाती हैं फेक किस्म की, जिससे पेरेंट्स को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है या कोशिश की जाती है कि पेरेंट्स जो है वो डर जाएं, खौफ में मुब्तला हो। ये हुक्मरानों का खौफ पैदा करके जो हुकूमत करने का तरीका ये मुनासिब नहीं है। बात यह है कि लोन हमें नहीं मिला, ठीक है। हम पहले भीख, हमने कहा बहुत आवाज, हमें भीख नहीं मांग रहे, ठीक है। आखिर में जाके अगर हमने एहसास प्रोग्राम की बात की कि हमने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा नाम रखा है एहसास, क्या आपको एहसास है इन टीचर्स का, अपने मुल्क के 15 लाख और प्लस जो है नॉन टीचिंग स्टाफ का एहसास है? अगर एहसास होता, इनको 1 महीने का एहसास कार्ड के जरिए पेमेंट कर देते तो हम मान जाते कि आपको एहसास है। बात यह है कि शफकत महमूद साहब को शफकत करनी नहीं आती। वो क्या करते हैं कि मुलाकात करते हैं उन एसोसिएशन से, बल्कि जो बेसिकली रिकग्नाइज ही नहीं होती, बल्कि वो कहते हैं कि अभी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पंजाब हमारा बड़ा सूबा है, बड़ा भाई है हमारा। अब वो वफाक के जेर असर भी है, बल्कि जेर असर क्या उनकी हुकूमत है, वो मॉडल रोल प्ले कर रहे हैं। अब उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सूबाई जो है मुराद राज साहब, वो कहते हैं जी कौन से काशिफ मिर्जा, उनको पता नहीं चलता। वो ट्राई ये कर रहे हैं कि मैं आंखें बंद कर लूं और ये बयान दूं कि क्या है, कुछ नहीं। और उन्होंने एक बात कही कि कल यानी आज के लिए कहा कि मेरी कुछ स्कूल ओनर्स के साथ मुलाकात हो रही है। वो कॉर्नर मीटिंग छोटी सी कर लेते हैं फोटोग्राफी की, जी मैं स्कूल ओनर से मिल रहा हूं। उन्होंने कहा है कि बड़ी बड़ी तंजीमें आप उनसे क्यों नहीं मिलते? कहते कौन, किससे मिलना है, कौन काशिफ साहब, कौन सी फेडरेशन, कौन सी, मैं स्कूल ओनर से मिलूंगा। अब वो चंद ओनर से मिलके और कहेंगे हमने मशावरत कर ली, क्या ये सही तरीका है? ये जमहूरियत ये बताती है आपको एहसास करना नहीं आया, ठीक है। आपको, हम अपने लिए भीख नहीं मांग रहे, हाँ 0% मार्कअप के ऊपर लोन हमने मांगा और मांगते रहे, नहीं मिला तो हमने कहा जब 15-14 अगस्त से पहले सब कुछ खुल रहा है तो फिर आप खोल दीजिए, आप स्कूल खोल दीजिए। चलो आप छोड़ दीजिए जो ग्रे एरियाज हैं आप उनको भी छोड़ दीजिए, जो क्लियर एरियाज हैं आप उनका खोल दीजिए। आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाएगी, आप जो डेट देंगे हम उस पर इत्फाक करेंगे। और नहीं तो सर कॉलेज खोल दें, यूनिवर्सिटी खोल दें। छोटे बच्चों का आपको बहुत डर है, कॉलेज के लड़के आप देखें यूनिवर्सिटी, आप बाइकें चला रहे हैं और घूम रहे हैं, ऐशियां कर रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, रोड पे निकले तो आपको तिल धरने की जगह नहीं मिल रही है। आप 9-10 के स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें, तो कोई ना कोई तरीकेकार इख्तियार करें। हम आपके पार्टनर हैं, आपके साथ हैं, हम आपके साथ जिद में नहीं हैं, आपका साथ देंगे, पहले भी दिया है। यकसा निसाब आपने राइज करना है, उसमें भी आपको सपोर्ट चाहिए प्राइवेट सेक्टर की। आप कर क्या रहे हैं, हमें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। मुसरत ये बताइएगा कि जैसे उन्होंने अभी इस चीज़ को हाईलाइट किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले फ़ेज़ के अंदर खोला जा सकता है, उसके बाद फिर कॉलेजेस को खोला जा सकता है और उसके बाद फिर स्कूल्स की बारी आ सकती है।
ग्रेजुअली बट स्लोली ये चीज़ हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की ना वफाकी हुकूमत की ना सूबाई हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ शामिल नज़र आई, क्योंकि जब ये लॉकडाउन और इसको खोलने के बाद जितने भी मामलात की बात हो रही थी कि तमाम चीज़ों को रिस्टोर किया जाएगा, उसमें कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं था कि यूनिवर्सिटीज़ को पहले मरहले में खोला जाएगा, फिर कॉलेजेस को और फिर स्कूल्स को। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए यासिर, मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं ये नहीं कह रही कि मैं इसके हक में नहीं हूँ कि जी। स्कूल्स ना खुलें। स्कूल्स को बल्कि तमाम एजुकेशनल जितने इदारे हैं Institutions हैं, सबको बिल्कुल खुलना बिल्कुल चाहिए। तमाम को खुलना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन है वो बैकबोन है बिल्कुल ठीक किसी है। भी सोसाइटी का। लेकिन इशू ये है कि जो बच्चे छोटे होते हैं, मैं बिल्कुल इस चीज़ को एडमिट करती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा, देखें स्कूल की हद तक, जी। देखिए मेरा अपना एक नज़रिया ये है, बाकी मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहती हूँ कि अगर स्कूल के अंदर तो हम SOPs का अमल दखल करते हुए स्टूडेंट्स को इस चीज़ पर 100%, मैं खुद भी इस चीज़ में श्योर हूँ जी। कि 100% जो टीचर्स हैं वो उस पर अमल कर लेंगे। जहाँ एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है या जी, 50 की या 40 की, वट एवर जो भी है, जी जी उसको आप 20 पे ले आए, 15 पे ले आए, ठीक है। ठीक है ना, एक बेंच पे एक स्टूडेंट हो जाए, वहाँ तो ब्रेक ना करें, तमाम ठीक। चीज़ें ना अच्छा, करें, प्रे ना करें। मुसरत, कतई कलामी की माजरत, जी। ब्रेक का आपने कहा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपसे तफसील से इसका जवाब लूंगा और इसके ऊपर मजीद जो है वो गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आएंगे। आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बात हो रही थी कुछ प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से, और ये जो स्कूल्स हैं इनको खोलने की बात की जा रही है। चंद एक स्कूल्स ने कोशिश की है, लेकिन हुकूमत का, ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, उनकी कोशिश ये है कि जो इतनी मेहनत की गई है, कोशिश की गई है अभी तक कोरोना को कम करने के लिए, इससे जो नुकसानात हैं उसको कम करने के लिए, उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि स्कूल्स को फिल वक्त ना खोला जाए। ब्रेक पे जाने से पहले मुसरत नियाज़ी साहिबा यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी इसी मामले पे। जी मुसरत, आप कुछ कह रही थी? देखिए बात हमारी जी रह गई अधूरी कि रह ब्रेक गई, के बिल्कुल। दरमियान ही मसला ये कि- एसोसिएशंस हाँ, की जी, बात कर नहीं, लेते हैं, नहीं, चले। अच्छा अच्छा, एसोसिएशन उसको से मुकम्मल नहीं। कर। असल बात हो रही थी स्कूल के, जब स्कूल के अंदर तो मैंने कहा कि जी, जी, टीचर्स हैं, बिल्कुल उन ठीक बच्चों है, पे make sure कंट्रोल कर सकते हैं। कर सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स को अपने। लेकिन जब छुट्टी का टाइम होता है, बच्चों ने बाहर जाना है, अब तमाम कुछ बच्चों को वेटिंग एरिया में भी रोका जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन जब बाहर बच्चे जाते हैं तो मैं नहीं समझती कि वो उस SOPs का ख्याल रख सकेंगे। ठीक है, अब तो जहाँ सिंध गवर्नमेंट ने इतनी स्ट्रगल की है यासिर, जी। ताकि देखें खुदा ना खास्ता अगर एक बच्चा इफेक्टेड होता है तो ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है, प्री प्राइमरी का है या मॉन्टी लेवल का है या 6-7 का या मैट्रिक तक का भी है, बिल्कुल। तो कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं चाहेगी कि मैं उसको एक रूम में बंद कर दूं। देखें 7-8 या मेच्योर बच्चा है तो उसको अलग सेपरेट रखा भी जा सकता है कि बेटे आपके साथ कोरोना है, ये, लेकिन खुदा ना खास्ता छोटी क्लासेस के बच्चे, मॉन्टी से लेकर 5th तक के बच्चों, कौन सी माँ या कौन सा वालिद या कौन सा घर का फर्ज चाहेगा कि उसको अलग से रखा जाए? तो मकसद ये है कि उस बच्चे से एक बच्चे को कोरोना होने का मकसद है कि पूरी फैमिली इफेक्टेड हो सकती है। ठीक है। जहाँ इतना सब्र किया है सब ने, तो अगर 15 सितंबर तक मैं समझती हूँ कर लिया जाए तो कोई कबाहत नहीं है। दूसरी बात, आपने अभी एसोसिएशन के हवाले से, जी 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 जी, देखिए एसोसिएशन मैं नहीं समझती कि कुछ कर सकती है। अच्छा, वो क्यों? टू बी फ्रैंकली कहूँगी, तमाम मेरे अपने हैं जी, तमाम अपने भाइयों की और बहनों की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। उसकी वजह ये है कि पत्थर उठाओ तो 10 एसोसिएशन निकल जाती है, तो इन खुद मुत्तफिक नहीं है, खुद के अंदर इनके अंदर यूनिटी नहीं है। जब हमारे में आपस में यूनिटी नहीं होगी, एक दूसरे की काट में लगे रहेंगे कि जी एक मिनिस्टर साहब से मिल ले तो उसका स्टेटमेंट कुछ और हो, एक सूबाई से मिल रहा है तो दूसरा जी फेडरल से मिलना चाहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहेंगे, तो मैं नहीं समझती कि बड़ी माजरत के साथ कि हम कोई भी काम बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह कि हम कहें कि हम प्रेशर दें, भाई हम प्रेशर दे सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे मेरे भाई ने कहा जगह जगह पे बच्चे भी होते हैं, सब कुछ भी होता है, बिल्कुल जी बच्चे हैं, लेकिन अगर मैं माँ हूँ, बीइंग अ मदर, मैं कहूँगी कि आप दोनों जेंट्स हैं, मैं माँ हूँ, अगर कोई स्कूल खोलता है
मेरे बच्चे भी स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, कोई खोलता है और कहता है कि जी स्कूल भेजने, और अल्लाह ना करे जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि दोबारा एक स्पेल आने का चांस है, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, तो अगर खुदा ना खास्ता होता तो मेरे जैसी माँ तो कहेगी कि यार मैं घर में पढ़ाना पसंद करूंगी, मैं ऑनलाइन क्लास लेना पसंद करूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करूंगी। मैं मान रही हूँ, मैं मानती हूँ, एडमिट करती हूँ कि बच्चों का बेतहाशा लॉस हुआ है, बेतहाशा लॉस हुआ है, उसका खमियाजा टीचर्स ही को भुगतना पड़ेगा पेरेंट्स से ज़्यादा। एंड में वो कहेंगे आप जाने जी, आप इस पे तवज्जो दें, बिल्कुल हमारा हक है तवज्जो देना, लेकिन बच्चों का मुतासिर हुए। साल दो महीने की छुट्टियों के बाद जब बच्चे यासिर आते थे जी, तो वो मेजॉरिटी 50% भूल जाया करते थे। अब तो 6 मंथ्स हो गए। वो तो मैं समझती हूँ कि अगर जिन पेरेंट्स ने पढ़ाया है, तो मैं कहती हूँ 20% पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने घरों पे बच्चों पे इस हाल में तवज्जो दे रहे होंगे, लेकिन देना चाहिए सब। बिल्कुल ठीक है जी। अख्तर साहब आखिरी, मैं मैडम की बिल्कुल मैं मैडम की बात से मैं पार्शली काफ़ी हद तक इत्फाक करता हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें मैडम ने कर दी, जिसमें से एसोसिएशन की बात की, बिल्कुल ठीक है, एसोसिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। बात यह है कि आप ये बताइए कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी हैं? पॉलिटिकल पार्टीज एक होती है तो कोई धड़े बन जाते हैं, कोई नून है, कोई काफ है, कोई मीम है, एसोसिएशन नहीं, देखिए एसोसिएशन जाहिर है कि बॉडी है ना, एसोसिएशन ऑफ पीपल है। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी के तो एजेंडा अलग अलग होता है ना, एक तो एजेंडा अलग होता है ना, इनकी तो कॉज एक ही है ना। देखिए बात ये नहीं है, ये एक्चुअली जवाब नहीं था बिल्कुल। कुछ लोगों को होता है वो गुलदस्ता उठाते हैं, 2-3 लोग जाके वो फोटो सेशन कर लेते हैं। आप मान रहे हैं ना फोटो सेशन हो रहा है, तो वो भी तो यही कह रही हैं कि ये सिलसिला ही खत्म होना चाहिए, कि खत्म होना चाहिए। एक एसोसिएशन जाके नहीं करे ना गवर्नमेंट उनको अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाए, क्या करे अगर वो गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं तो। देखिए फेडरेशन, हमारी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, प्राइम मिनिस्टर या वो उनसे मिलना नहीं चाहते। हम बड़ी कोशिश करके हम मिलते हैं, आइडियाज देते हैं। हमारी 200 से ज्यादा एसोसिएशन अलाए हैं, मेंबर हैं। इसके अलावा हजारों में हमारे स्कूल मेंबर्स हैं। इतनी बड़ी एसोसिएशन, आप बड़ी एसोसिएशन से मिले। वो जो फोटो खिंचवा कर आ रहे हैं वो कौन लोग हैं फिर? देखिए फोटो सेशन वही बात है, उनको खुद लोग चाहिए होते हैं सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए कि आप उनको बुला लेते। तो नहीं कह रही ना, आप ठीक कह रही हैं, मैं मान रहा हूं, मैं आपकी बात को मान रहा हूं। तो ऐसे लोगों को आप ना बुलाएं, ना उनके साथ फोटो सेशन करें। देखिए सिर्फ ये आप बताने के लिए कि हम एसोसिएशन के साथ मिलकर बात कर रहे हैं। बड़ी माजरत से इंटरप्ट कर रही हूं आपको। देखिए उन्हें पता नहीं होता, उनके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं होता कि वो रगड़े और पता चल जाए कि हम देखें हम 3 लोग बैठे हुए, यासिर को नहीं पता हम दोनों का। देखिए अगर यासिर को मालूमात है तो पता है कि आपका किस चीज से ताल्लुक है, मेरा किस चीज से ताल्लुक है, लेकिन जब तक यासिर को पता नहीं होगा तो वो तो नहीं कहेगा ना कि मैं हर एक से मिलता रहूं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे उनका कोई कसूर नहीं है किसी भी मिनिस्टर को। अच्छा, वो ये मान रहे हैं कि एसोसिएशन बहुत सारी है। बिल्कुल मैं मान रहा हूं, एग्री कर रहा हूं। और इस वक्त 90% एसोसिएशंस 1 पेज पर है, सिर्फ 10% एसोसिएशन है जो कि वो हमारे साथ नहीं है। ठीक है, उन्हीं के साथ गवर्नमेंट मिलती है। फेडरेशन का मतलब क्या होता है सर? हम फेडरेशन पे 1 पेज पे, यूनिट्स भी तो है ना, सूबाई यूनिट्स होते हैं, एजे है या जो भी है, गिलगित बल्तिस्तान है, तो फेडरेशन कैसे बनती है? ऐसा भी है, मेरी नॉलेज के लिए जरा बता दीजिए कि कोई एक स्कूल है वो किसी आपके अलावा दूसरी एसोसिएशन के साथ या फेडरेशन के साथ रजिस्टर्ड है, ऐसा भी हो रहा है? देखिए बिल्कुल मेंबरशिप होती है, कुछ मेंबर जी बिल्कुल। एक स्कूल आपकी फेडरेशन के साथ भी एसोसिएटेड है, दूसरी उसके साथ भी है, तीसरी के साथ ये भी हो रहा है? ऐसा ही होता है बिल्कुल। नतीजा कैसे निकलेगा? देखिए मसाइल इसी वजह से हल नहीं होते। अब इन डिटेल ये बात होगी, मैं फिलहाल काम की बात करूंगा। देखिए मेंबरशिप क्या होती है, एक मेंबर्स नॉर्मल परमानेंट मेंबर होते हैं जो मेमोरेंडम में होते हैं। कुछ मेंबर्स जो हैं वो मेमोरेंडम नहीं होते, वो मेंबर बनते हैं, मगर उनकी सेंसिटिविटी देखा जाता है 1 साल बाद 2 साल बाद क्या होता है। फिर एसोसिएट मेंबरशिप होती है। अच्छा। फिर एक टेम्परेरी मेंबरशिप होती है। वो जो लोग टेम्परेरी फेस में आते हैं वो बाज़ों का देखते हैं कि अगर ये एसोसिएशन हमारी आवाज़ बुलंद कर रही है तो हम इसके साथ हैं, अगर देखा कोई और है तो उसके साथ हैं। वो एक बात है, ऐसा तो होता है। वोटर भी कभी वोट किसी को देता है, फिर आके अभी पीटीआई को दे दिया, अब पीटीआई को दे दिया तो क्या मतलब है इसका? आप सियासत देखिए, आप बात एजुकेशन को सियासत से मिलाएंगे तो फिर गलत जाएगा। देखिए एसोसिएशन का हमारा सीखने के लिए आया है, वो ये नहीं आया कि देखिए आप एक बात को किसी मुझे ये बताइए कि आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि 10% या 20% या 16% कह रहे हैं कि हम स्कूल में नहीं जाएंगे। ठीक है, बेशक सबको हक है एसोसिएशन बनाने का, सब बनाए, ठीक है। और जो 16% है, खास तौर पे जो ब्रांडेड स्कूल में जाने वाले पेरेंट्स हैं
उनको बड़ी फिक्र होती है अपने बच्चों की। वो ब्रांडेड है, उनको फीस भी दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं, उनको ट्यूटर घर पर आता है, वो शहनशाह है। बात अवाम की है, 80% पेरेंट्स की है, जो ये सर्वे के मुताबिक अभी क्या करना है, अब ये बता आखिरी अभी हम कहते हैं कि आप जिन एरियाज में जीरो है, खुद गवर्नमेंट ऐलान करे। हम गवर्नमेंट के एंटी नहीं है, हम गवर्नमेंट की रिट को कायम करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। आप खुद से यूनिवर्सिटीज खोलें, वो यूनिवर्सिटीज खोलें, वो कॉलेजेस खोलें, खास तौर पे कॉलेजेस का कैप के एडमिशंस आने वाले हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अच्छा, ये एक चीज का और जवाब दे दें कि मेरे बिजनेसेस हैं, मैंने ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में भी लेट से हूँ और दीगर बिजनेसेस में भी हूँ। जब मैंने हुकूमत ने पाबंदी लगाई तो तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद किया, तो स्कूल्स वाले क्यों इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं? हुकूमत ये भी एक सवाल करती है कि जब सारे लोग स्टेक होल्डर्स इसके अंदर शामिल हैं जो हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद कर रहे हैं और जिसका फ़ायदा भी समाव आपको नज़र आया, तो स्कूल्स वालों को क्या बहुत अच्छी बात है। 14 अगस्त तक हमने किया, जब सब खोल दिया तो अब हम भी चाहते हैं कि हमें एक टाइम फ्रेम दीजिए, हमें एक तरीकेकार बताइए, हमें इस बात की गारंटी दीजिए कि 15 सितंबर को बहुत सारी जगह पे आप टीचर्स को ग्रांट दें। हमें रेंट के लिए, स्कूल रेंट के लिए ग्रांट नहीं चाहिए हमें। आप एहसास प्रोग्राम से आप एहसास कर डालिए, आप कुछ भी कीजिए, टीचर्स को दीजिए। और पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है पेरेंट्स, ठीक है, वो उनकी वजह से हम कह रहे हैं, क्योंकि वो 2 साल पीछे चले गए यूनाइटेड नेशन के, बल्कि WHO के मुताबिक जो है 6 महीने अगर स्कूल में बच्चा नहीं जाता तो वो 5 साल के लिए पीछे चला जाता है। और खास तौर पे ये एवरेज डेटा है, मगर जो डेटा वर्ल्ड का है, उनकी रिसर्च है, और मगर जहां पर मेमोराइजेशन का मेथड होता है, सिर्फ रट्टा लगा के पढ़ना होता है, वहां पर तो 2 महीने सर्द गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे पीछे चले जाते हैं 1 साल। और जहां पर हमारे मुल्क में अगर 6 महीने या 9 महीने सर्द एरिया में बंद रखोगे तो बच्चा तो 6 साल पीछे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, वो तो बेशक देखिए, आप क्या करें ग्रे एरियाज में, यहाँ डाउट है, आप एक हिकमत अमली ले आए, आप काम करें। हमें आप बड़े भाई हैं, आप अपने पंजाब सूबे में स्कूल खोल के दिखाएं, ये मॉडल रोल प्ले करें, आप यूनिवर्सिटीज वहां खोल दें, कॉलेज खोल दें, सिंध भी खोलेगा, केपीके भी खोलेगा, सारे सूबे उसको फॉलो करेंगे। आप जो है लीड करें। आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते थे, आप स्मार्ट स्कूल ओपनिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन कर ले। आप बहुत स्मार्ट है, हमने मान लिया, तो आप करें ना स्मार्ट एक्टिविटी। ठीक है, क्यों नहीं स्मार्ट? आप इस चीज के ऊपर ये जोर दे रहे हैं। बॉटम लाइन ये है, हरफ आखिर ये है कि जनाब, आप जैसे आपने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाते हुए सिर्फ उन एरियाज़ को बंद किया था वफाकी हुकूमत ने जिसमें ख़तरात जो हैं वो ज़्यादा थे, तो अब इनकी डिमांड ये है स्कूल वालों की कि जनाब आप इसी तरह इन तमाम चीज़ों को एलाबरेट करें कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर इस वक्त कोरोना के अंदर वाज़े कमी आई है, उन इलाकों से आप स्कूल्स और कॉलेजेस को खोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर आनाई आपका, मुसरत आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम में हमारे साथ दोनों मेहमान शरीक है और हमने गुफ्तगू की स्कूल्स के और एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। इंशाल्लाह आगे भी इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रहेगी। आपके बहुत सारे पैगाम मौसूल हो रहे थे, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसके ऊपर ज़रूर बात होगी। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दूसरा सेगमेंट और कुछ और मामला हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक वंस अगेन, यू वाचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जी हमारी गुफ्तगू जारी थी। नया पैनल हमारे साथ हमें मेहमानों का ज्वाइन कर चुका है। इससे पहले बात हो रही थी एजुकेशन के हवाले से, अब थोड़ी सी बात होगी इकनॉमिक प्रोग्रेस के हवाले से। किस तरफ हमारी इकानमी जा रही है। रोज़ ये क्लेम किया जाता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो नए रिकॉर्ड जो है वो सेट कर रही है और इंडेक्स जो है आपका वो उसमें बड़ी सर्ज आ चुकी है। और क्या ये रिफ्लेक्ट करता है वाक़तन आपकी इकानमी को? पहले ही कहा जाता था कि जी आपकी इकानमी का बैरोमीटर नहीं हो सकता क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। असद उमर साहब कुछ अर्से पहले ये बात करते थे, लेकिन अब वो इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि यू कैन सी आर प्रोग्रेस। आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको प्रोग्रेस नज़र आ रही है, सर्ज नज़र आ रही है अब। तो इसकी वजह यही है कि आपके अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, जो प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश की जा रही है, वो काफ़ी हद तक कामयाब है। किस हद तक बात दुरुस्त है इसके ऊपर बात करेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान इस वक्त दूसरे हाफ में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले उनको वेलकम करूँगा। आसिफ शेख जावेद साहब यहाँ पर हैं, एक्स वाइस प्रेसिडेंट है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। इसके अलावा कन्वीनर हैं FPCCI के एक्सपोर्ट्स जो प्रोसेसिंग जोन कमेटी है उसके, उनको मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू आसिफ साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। उनके हमरा जी बड़े ख़ास मेहमान तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ यहाँ पे। हमेशा जब भी बात होती है बलूचिस्तान की इकानमी के हवाले से और ख़ास तौर पे गवादर के हवाले से, तो ये उनका स्पेशल एरिया है। और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर भी बात करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं और हमसे एक बड़ा पुराना आपका ताल्लुक़ है। जब भी हम इकानमी के ऊपर बात करते हैं तो आपको ज़रूर प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब सरदार शौकत पोपलजई साहब की, जो कि प्रेसिडेंट बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम भी है। उनको मैं वेलकम करूँ। सर थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। अच्छा, सबसे पहले बात होगी इकानमी के हवाले से। ये जो एक बात कही जा रही है
किस हद तक दुरुस्त है? एक आम आदमी का ये सवाल है कि आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं ऑन पेपर कि आपकी इकोनॉमी जो है वो राइट डायरेक्शन में, बट व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, लोग ये जानना चाहते हैं कि एक बेसिक कमोडिटी मार्केट के अंदर दस्तयाब नहीं है, लोग आटा चीनी चावल सबसे महरूम हो गए। तो क्या ये बात सही है कि आपकी इकोनॉमी राइट डायरेक्शन पे आ गई और स्टेबिलिटी जिसकी बात होती है वो आ गई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि स्टॉक में सर्ज है और इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव तरीके से जा रहे हैं। अगर मैं सिर्फ देखें, ऐसा नहीं है कि तनकीद बराए तनकीद होनी चाहिए, और जो चीज़ें सही काम हो रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जा रही है हुकूमत, तो ठीक है। आपका ट्रेड डेफिसिट भी बेहतर हुआ है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बेहतर हुआ है। लेकिन देखें, जो आपने बात की ना, असल चीज़ वो है कि उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट क्या नीचे आम आदमी तक आ रहा है? बिल्कुल नीचे तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और देखें, हमारा मुल्क अभी उस जगह पे नहीं पहुंचा कि जहाँ पे सिर्फ हम जो सांप की तरह ऊपर ग्राफ जा रहे हैं, वो हमें एयर कंडीशन रूम में बिठा के आप दिखा दें जी ग्राफ ये जा। देखिए, इस स्टूडियो के बाहर, मेरे ऑफिस के बाहर, घर के बाहर, वो जो रेडी वाला है, वो जो साइकिल वाला है, उसको तो शाम के खाने का भी बंदोबस्त नहीं है। तो ये जो ग्राफ ऊपर जा रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये ज़रूरी है मुल्क के लिए, ये भी सब मॉनिटर करना, आपकी प्रोग्रेस कैसी है, आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं, लोकल इन्वेस्टमेंट्स कैसी, ये बातें भी दुरुस्त हैं। लेकिन आम आदमी तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं जा रहा। और अगर मैं आपको कराची की बात कर दूं, तो कराची का आम आदमी तो नाले में फंसा हुआ है, एग्जैक्टली कचरे में फंसा हुआ है, कीचड़ में फंसा हुआ है। तो अगर आप उससे ये किसी, आप स्टूडियो के बाहर चले जाएं और 16 लोगों से आप इंटरव्यू करें और उसको आप ये बात बताएं, तो वो आपकी तरफ हैरान होकर देखेगा। वो तो उसके घर के आगे तो गटर खुला हुआ है, वो तो घर से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो ज़रूरी है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात भी ज़रूरी है, उसको भी मॉनिटर करें। लेकिन पहले रोटी पानी सीवरेज का, कचरे का मसला हल करें, रिहाइश का मसला हल करें, ट्रांसपोर्ट का मसला हल करें। हम तो अभी उन बुनियादी मसाइल से ही नहीं निकले। मतलब वो हमारे साथ आज़ाद होने वाले मुल्क, हमसे बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क, वो हमसे 10-10, 15-15 साल आगे जा चुके हैं। आप डेवलप कंट्रीज को तो छोड़ दें, वो तो 100 साल आगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो हमसे, हमारे साथ और हमसे बाद में, तो वो कहाँ से कहाँ चले गए? आप वियतनाम, साउथ कोरिया, आप इन मुल्कों को देख लें, चाइना। तो ये हम जो है अभी बुनियादी मसाइल में फंसे हुए हैं। और हुकूमत को देखें, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं करता, मैं सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों की बात कर रहा हूँ। इस वक्त अगर आप एक आम आदमी से, और कराची के अलावा आप पाकिस्तान में किसी भी आम आदमी से राब्ता कर लें, वो आपको अपनी प्रोविंशियल हुकूमत से भी मुतमईन नहीं मिलेगा और फेडरल हुकूमत से भी नहीं मिलेगा। अच्छा, वियतनाम की अभी आपने बात की है ना, मैं इसकी तरफ आऊँगा ज़रूर कि मैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से ज़रूर बात करूँगा। दे आर मूविंग टुवर्ड्स $250 बिलियन। आई थिंक दे हैव एक्चुअली क्रॉस $250 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, और हमारे यहाँ अभी इसको गैप के ही कम करने की बात हो रही है, और ये जो 25 बिलियन का जो बैरियर एक है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसकी तरफ मैं आऊँगा, आपसे बात करूँगा ज़रा बलूचिस्तान के हवाले से और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन। सर, ये जो ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? प्रोग्रेस नज़र आ रही है और एक बहुत बड़ी रीजनल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जो है वो जा रहे हैं, और हम ये फोर्सी कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और एक हब जो है वो बनेगा गवादर आगे जाके, और उसके ऊपर हमारी जो है वो वर्क एफिशिएंसी नज़र भी आ रही है। बट अगेन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन जो पर्टिकुलर लैंड और एरिया और जो कंट्री है उससे फ़ायदा कितना उठा सकती है? आपके अंदर भी पोटेंशियल होना चाहिए कि आप तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। वो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी नज़र आ रही है? क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम होना भी बाकी है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं अर्ज़ करूं कि अगर इकोनॉमिक्स को देखना है तो आप उसको डिवाइड करना होगा मैक्रो एंड माइक्रो। यस ट्रू। उन दोनों को चेक करने से पहले जो अनफॉर्चुनेट फैक्टर है इस कंट्री का, इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। फेडरल गवर्नमेंट कुछ कहती है, फिर अपोजिशन उसके अगेंस्ट कुछ कहती है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है, इट्स बिट कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज़ द रियलिटी, दे डोंट नो अबाउट द ग्राउंड रियलिटी। बिजली का बढ़ना, गैस का बढ़ना, कमोडिटीज़ का बढ़ना, वो लोगों पे जो स्ट्रेस है वो तो सब जानते हैं। लेकिन वी हैव टू गेज द फैक्ट कि पेंडेमिक आ गया, उसके बाद हमारी प्रिपरेशंस कितनी थी। आपको पता है हेल्थ सेक्टर में जो तबाही हुई, और अब अल्लाह करे कि इनको समझ आ जाए और आने वाले वक्त में उसको इम्प्रूव कर लें। लेकिन आज से 90 दिन के बाद हम कहाँ खड़े हैं, हमें वो सोचना चाहिए और वो फिक्र करनी चाहिए। तो मैं इकोनॉमिक मॉनिटर अगर करूँगा
तो मैं बहुत मजबूर हूँ कि मैं इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं मैं उनके फिगर्स को बिलीव कर लूँ। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें वर्ल्ड बैंक है, IMF है, IFC है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब AIIB भी आ गया चाइना का जो है। एक पाकिस्तान की खुशकिस्मती है फॉर्चुनेटली कि CPEC आ चुका था। अब CPEC सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफगानिस्तान में भी है, ईरान में भी है। तो हमारी जो पॉलिटिकल टेंशन्स थी, जो रीजनल स्ट्रेटेजिक टेंशन्स थी, वो उसने अपने अम्ब्रेला में उसको ले लिया। तो दैट इज हेडिंग टुवर्ड सेटलमेंट एट सर्टेन लेवल ऑफ सेटलमेंट। I cannot talk of what is going to actually happen regional strategic issues में क्या होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि दूसरे मुसलमान मुल्कों में जो कुछ हो रहा है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे, ये मैं बहुत माजरत के साथ कहने लगा, कभी ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ द डे एक तो सच बात नहीं करती, और अगर सच बात नहीं करती तो कंफ्यूजन इतना क्रिएट करती है कि बाद में जब वो गलत चीज़ निकलती है तो वो उसको रादर कौम से माफ़ी मांगे, वो उस पर लड़ने को आ जाते हैं। तो आप जब 18th अमेंडमेंट कर चुके, डेवोल्यूशन कर चुके कंसेंसस से, then why you are bothering provinces? Exactly. Then the provinces have their own rights to go the way they want. ठीक है। ये चीजें जो हैं, जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस, और एक चीज बड़ी सेंसिटिव है, मैं ओपन बात नहीं कर सकता, कि इंस्टीट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग जो है, जो कुछ इदारे हैं उनको समझना होगा कि पाकिस्तान को किसने चलाना है और कौन चलेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इतना डिसअपॉइंटेड है, तो मैं बिल्कुल वसूख से बता सकता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर इतना डिसअपॉइंटेड है। कभी उनके टैक्सेशन इश्यूज हैं, गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की जी, पेंडेमिक पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कर गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सिवाय हॉट मनी के और क्या किया अभी? एग्जैक्टली। मतलब आई वुड लाइक टू क्वेश्चन दी गवर्नर स्टेट बैंक कि आपने इसके ऊपर क्या कमाल किया। तो गवर्नमेंट को स्टेट अवे इकोनॉमिक्स जो है, आपने GDP GNP देखना, आपने एक्सपोर्ट की बात की, हम वही 22-25 पे फंसे रहते हैं, उसके ऊपर नहीं। लेकिन आप कैपेसिटी बिल्डिंग की जहां बात कर रहे हैं, अब मैं अपने सूबे पे मैं आने लगा। हमारे डबल ऑफ द प्राइस मीट जो है, बीफ और मीट, कैमल मीट, अरब, ईरान और अफगानिस्तान में डबल ऑफ द प्राइस बिकता है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी ज्यादा है। अब इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, वो तो स्मगल होके उधर चला जाता है। अब उसका प्राइस इंपैक्ट ये आ रहा है कि कराची से तकरीबन 40% प्राइस ज्यादा है क्वेटा के अंदर, 40% ज्यादा प्राइस है चमन के अंदर। तो क्या आप इसको एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रीव्यू में नहीं ला सकते? क्या TDAP इस तरफ नजर? TDAP 30 साल से बोल रहा है कि जी मैं बलूचिस्तान में एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट लगाऊंगा। I don't know where that money is gone or where the commitment is there. बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी प्रायोरिटीज़ में होना चाहिए, इकोनॉमिक डायरेक्शन सही होनी चाहिए। एंड देन अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट 18th अमेंडमेंट, उसको अगर फ्रूटफुल आपने बनाना है तो उसको सही तरह से आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। देन अगेन प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब ये उनकी तरजीहात में क्यों नज़र नहीं आता, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और फिर अपना जो आपका पोटेंशियल है उसको डिस्कवर करना है। यहाँ पोटेंशियल डिस्कवरी भी नहीं हुई है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से मेरे तो बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपके सामने रखूँगा। वेल असद, ये स्पीकिंग ऑफ वियतनाम, ये क्या कमाल हुआ कि 75 के बाद दे आर मूविंग टुवर्ड्स $270 बिलियन। दे आर एमिंग टू जस्ट क्रॉस 300 का मार्क को टच कर रहा है बिलियन का। और अभी तक यहाँ पे जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है वो 20-25 बिलियन को, अब वो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का जो गैप है, जो ट्रेड आपका डेफिसिट है, उसको कम करने के लिए इंपोर्ट्स को कर्टेल करना शुरू कर दिया। लेकिन अगेन वही, आपने कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, एक्सपोर्ट्स आपकी जो बूस्ट नहीं हो रही। इसको गैप को कैसे टेक्निकली जो है वो करेक्ट किया जाएगा, एक्सपोर्ट्स को कैसे? यासर भाई, बात ये है कि जैसे आपने फिगर दिया वियतनाम का, तो ऐसे हांगकांग की जो अगर आप
स्टफ टॉयज ले लें तो उनकी स्टफ टॉयज की एक्सपोर्ट हमारी टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आप बात करें तो सिर्फ ये आप अपना दिल बुरा करते रहेंगे कि ये मसला ये है कि पॉलिसीज सही तरीके से डेवलप नहीं हुई। अगर पॉलिसीज बनी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उनको मॉनिटर करने वाला कोई भी नहीं था। मैं आपको 2-3 छोटी-छोटी बातें बताता हूँ। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ अच्छे लोग भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब भी हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट आ भी जाती है, ठीक है, लेकिन उसका बाद में कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मतलब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने अगर किसी को माइल कर लिया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दो, वो कुछ बिलियन डॉलर्स की आ भी गई, कितनी भी आ गई किसी भी सेक्टर में, लेकिन वो उसको उसके बाद मॉनिटर नहीं करते। वो मैंने पाम ऑयल का हाल देखा है जो यहाँ पर मुझे लोग देखें, मैं आपको बताऊं, मैं यूरोप में गया और मैं बहुत सारे मुल्कों में गया और बहुत सारे मुल्कों में अपने एम्बेसडर से मिला, और जनरली जो मैंने उनसे गैदर की इन्फॉर्मेशन वो ये थी कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है और पाकिस्तान से क्या माल आ सकता है। हमें कभी भी एम्बेसी से ये पता नहीं चलता कि जी अगर साउथ कोरिया में कोई कॉन्सुलेट है, हमारे कमर्शियल अटैची हैं, कॉन्सल जनरल एम्बेसडर हैं, वो हमें बताएं कि जी ये चीज़ फलां फलां मुल्कों से आ रही है और ये हमारे मुल्क में भी बनती है, मतलब और हम प्रोसेस कर सकते हैं। एक चीज़ और आपने देखी होगी कि मैं मिडिल ईस्ट में गया तो पता चला कि जो हलाल मीट की मार्केट है वो ब्राज़ील से जो वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, और आप उनकी जो नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे कॉस्ट आधे से चाइना बहुत बड़ा इसमें हलाल मीट में काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पॉलिसीज बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको मॉनिटर करें। बहुत सारी चीजें हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, आज फाइलर और नॉन फाइलर का आप गैप देख लें। नॉन फाइलर डबल टैक्स देने को तैयार है, वो नेट में आने को तैयार नहीं है। ये जो चीजें हैं ये खतरनाक है मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। ये ऑब्स्टिकल हैं, ये बैरियर हैं, ये रुकावटें हैं, ये मुल्क को तरक्की में नहीं जाने देते। ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में रुकावट है, इसलिए कि उसको ये पता है कि अगर मैं नेट में आ गया तो मेरी प्रेमिसेस पे छापे पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे, मेरी बुक्स उठा के ले जाएंगे, मेरे लेजर्स उठा के ले जाएंगे, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने में सालों महीनों लग जाएंगे। ऑब्वियसली ऐसा सबके साथ नहीं होता। अब मैं डेकेड से मैं नेट में हूँ, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जनरली इंप्रेशन ये है, परसेप्शन ये है, इसको भी दूर करने की जरूरत है, आसान बनाने की जरूरत है। टैक्स अगर आप सिंप्लीफाई करें, पॉलिसीज को आसान करें और स्टेक होल्डर्स के साथ आप बात करें। देखिए मेरा ताल्लुक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से है। अब मुल्क में कई जोन्स बन रहे हैं, जैसे पोपल जई साहब बैठे हैं गवादर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ हमारा बहुत बड़ा जोन बनने जा रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में जो लोग साल से काम कर रहे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे कभी उनसे कंसल्ट नहीं करते कि भाई आप ईपीजेड में काम कर रहे हैं, क्या तजर्बा है, क्या बेहतरी होनी चाहिए, क्या खराबियां हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस पे कोई तवज्जो नहीं है। आप एक वो जो है ना, बस एक नया यूनिट खोल दो नया, तो ये नहीं देखते अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन द टू इन द बुश। जो हाथ में उसको नहीं संभाला, वो जो झाड़ियों में दो छुपी उसको ढूंढ रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको पॉलिसीज को बनाए और पॉजिटिव तरीके से बनाए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करें, उनसे कंसल्टेशन ले। और ये देखें इंपोर्ट की भी आपने बात में भी रखे। सर यासिर भाई, मैं आपसे एक बात कहूं कि आपने कहा कि इंपोर्ट्स, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। अगर आप सारी इंपोर्ट्स बंद कर दें, एक तो ये कि रेवेन्यू आप कहाँ से जनरेट करेंगे, आप सारी इंपोर्ट आज बंद कर दें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप रेवेन्यू कहां से लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। क्या आप इतना पाम ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप 22 करोड़ लोगों की जरूरियात पूरी करें? ऐसा नहीं है। तो इसको रैशनलाइज करना होगा। ये ठीक है कि आप जहन में रखें कि इंपोर्ट्स भी हमने कम करनी है, या लग्जरी आइटम। अब आप चॉकलेट बार से ना मंगाएं, आप मक्खन बार से ना मंगाएं, टॉफीज बार से ना मंगाएं, लेकिन जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको आप करें, साथ के साथ आप इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट, और कर्जों को आसान करें। मतलब स्टेट बैंक के कर्जों की बात हुई थी, किन लोगों को मिले, मुझे कोई आज तक कोई बंदा नहीं मिल सका, ठीक है। और फिर जो लोकल मसाइल हैं, अगर मैं आपको आज दावत देता हूं, आपको और पोपल जई साहब को मेरे साथ अभी प्रोग्राम के बाद आपको मैं लेके जाता हूं कोरंगी से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लांडी, आप आधे रास्ते से वापस आ जाएंगे। सही है। तो अगर यासिर आधे रास्ते से वापस आ जाएंगे तो मेरे साथ क्या फॉरेन इन्वेस्टर वहां जाने को तैयार होगा? तो ये बहुत कहने में ये छोटी चीजें लग रही है कि जी ये बात कर रहे हैं जी कचरे की और गटर की और सड़क की, इसकी वजह से हमारी मुल्क की तरक्की को शदीद धचका पहुंचा इन चीज़ों की वजह। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, एड्रेस करने की ज़रूरत है। और अभी देखें, अगर ये जो कॉन्फ्रंटेशन चल रही है फेडरल गवर्नमेंट में और सिंध गवर्नमेंट में सारे इश्यूज पे, इससे क्या नुकसान हो रहा है?
कराची का खास तौर पे। कराची आपका 90% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, 90%। अगर 90% रेवेन्यू जनरेट करने वाले शहर के साथ आप ये करेंगे तो लोग तो डिस्करेज होंगे ना। एग्जैक्टली, तो ये अगर सिंध का नुकसान हो रहा है, कराची का नुकसान हो रहा है, तो अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान का नुकसान होगा। एग्जैक्टली सर, ये बताइएगा कि ये आप प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ी सी अट्रैक्शन आप लेकर आते हैं, अब जब आपके पास इतनी लुक्रेटिव जगह मौजूद है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगेन लैक ऑफ प्लानिंग। अब गवर्नमेंट का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करना, फिर आपने उससे फ़ायदा किस तरह उठाना है, पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा सिंसियरली काम हो रहा है और वो नज़र भी आ रहा है। तो जनरल साहब ने अभी इसके ऊपर जो जिस तरह की वो दी है ब्रीफिंग, बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग उन्होंने दी है, तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर भी हुई। लेकिन अगेन अब गवर्नमेंट की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको फ्रूटफुल बनाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करे। वो वाला जो आप समझ लें कि जो चंक है वो अभी तक मुझे इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, उसके ऊपर क्या किया जाए, कैसे इससे फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली फ़ायदा हमें उठाना है, हमारे लिए बेनिफिशरी होना चाहिए अदर देन किसी भी जो नेबरिंग कंट्री है उसके लिए या किसी और जिसको हम इसके साथ शामिल करना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? क्या सर, एक बात तो कंफर्म्ड है, मेरे भाई बैठे हुए हैं प्राइवेट सेक्टर से, कि प्राइवेट सेक्टर डिक्टेशन से प्रोडक्टिविटी नहीं ला सकता। वो अपनी चॉइस से लाएगा और अपनी विश से लाएगा जहां वो देखेंगे कि ये फीजिबल है। अब मैं अर्ज करूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ग्वादर के रेफरेंस से। ग्वादर का जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है तकरीबन 1800 एकड़ पे है, और जो चाइना फ्री जोन बना रहा है वो 2200 एकड़ पे है। तो क्या गवर्नमेंट को प्लानिंग नहीं थी? अब आप ये वो फ्री जोन जो ग्वादर का है वो बिल्कुल अटैच टू पोर्ट है, ये फ्री जोन कम से कम भी 20 किलोमीटर दूर है। तो अब आप मुझे बताएं, अभी तक वहाँ हम 2-3 कॉन्फ्रेंसेस की जिसमें हमने सक्सेसिव चेयरमैन को बुलाया, उन्होंने माशाल्लाह पूरा बताया कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में होगा क्या। लेकिन अब मुझे नजर आ रहा है कि वहाँ कुछ नहीं हो सकेगा। रीजन बीइंग कि जब आपने सामने एयरपोर्ट बना दिया इतना बड़ा, और चीजें सराउंडिंग में हो गई, और फ्री जोन आपने बना दिया, तो हाउ गोइंग टू इन्वेस्टर कम्पीट विद द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एंड ग्वादर फ्री जोन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना? अभी गवर्नमेंट को देखें, गवर्नमेंट मस्ट अंडरस्टैंड, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ऊपर लगाया हुआ है, अभी आई डोंट नो प्राइम मिनिस्टर ने इस पे क्यों नहीं नोटिस लिया। जब भी बात करें वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, मतलब दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस मी कि वी आर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, और मैं अपना सर नीचे कर लूं, आवाज धीमी कर लूं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं। दे हैव टू चेंज दिस। आप डिक्टेशन से नहीं कर सकते, थिंग्स हैव चेंज, उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। ठीक है, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बलूचिस्तान में कुवैत, सऊदी अरेबिया, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूएसए, जापान, मैं बहुत से कंट्रीज का नाम लिख रहा हूं जिनकी बहुत बड़ी इनपुट है बलूचिस्तान के अंदर, डिफरेंट वे में, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रांट इन एड एंड सपोर्ट ऑल्सो। जो बलूचिस्तान का हाई क्वालिटी पोटैटो है ये स्विट्जरलैंड ने लगाया, एप्पल जो लगाया वो उसने लगाया फ्रांस ने। अब जाफरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो बहुत एक्सपेंसिव है, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में निकलना शुरू हो गया। नाउ व्हिच डिपार्टमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ दैट? क्या आप उसको वैल्यू ऐड कैसे करेंगे? सर, पोटेंशियल डिस्कवरी की बात है, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसके ऊपर अभी तक कोई वो नज़र नहीं आ रहा, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ साफरान की जो आपने बताई, अभी इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन, यू वाचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी कुछ इकोनॉमी के हवाले से, बलूचिस्तान की खास तौर पे बात हो रही थी। सरदार शौकत पोपलजई साहब तशरीफ़ फरमाए और वो बता रहे थे अभी ब्रेक में भी हमें कि कुछ चीज़ें जो वहाँ पर उग रही हैं उसमें से बहुत सारे आइटम्स तो ऐसे हैं जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और वी नेवर नो कि बलूचिस्तान के अंदर ये अवेलेबल हैं। अब जब आपकी पोटेंशियल डिस्कवरी यार अगेन नहीं होगी, आपको नहीं पता कि आपकी लैंड क्या क्या प्रोड्यूस कर रही है, तो जैसा भी बात हो रही थी कि वो मार्केट तक एक्सेस तो बहुत दूर की बात है, जब आपने डिस्कवर ही नहीं किया तो उसके एक्सेस देना तो बहुत दूर की बात है। मैं चाहूँगा ये थोड़ा सा बताइएगा कि क्या मामला है। देखिए, पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि डेवोल्यूशन से पहले फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरवीन करती थी, अभी भी फेडरल गवर्नमेंट कम नहीं करती। अब जैसे माइनिंग सेक्टर है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट उसमें वक्तन फवक्तन अपनी हेजमनी शो करती है कि जी हम लोग भी कुछ हैं।
तो 3-4 एरियाज ऐसे हैं जिसमें मैं कहता हूँ बलूचिस्तान में इंडस्ट्री की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइक्रो लेवल पे लोगों को सपोर्ट कर दें, उसमें प्राइमरली सेक्टर इज़ एग्रीकल्चर, जो पाकिस्तान पूरे कंट्री की तरह 67% बलूचिस्तान की इकोनॉमी को लुक आफ्टर कर सकता है। उसके बाद फिर आता है लाइफ स्टॉक। लाइफ के स्टॉक के साथ अब पूरी दुनिया में ब्लू रेवोल्यूशन आ रहा है। बलूचिस्तान की कुछ 771 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट है और ह्यूज फिशरीज रिसोर्सेज, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोई 20 साल पहले कोई $245 मिलियन पे पसनी फिश हार्बर बनाया। आज उसकी वो आप ड्रेजिंग की जरूरत है, वो गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, वो पैसे अपने बजटरी प्रोविजंस में ले जाते हैं, वो नहीं बनते। प्रॉब्लम ये है वेरी वेरी ब्लंटली, अल्लाह से डर के वेरी ब्लंटली, कि जब तक आप अंदर से ऑनेस्ट नहीं होंगे और ऑनेस्ट के अलावा डेडिकेटेड टू कंट्री नहीं होंगे कि आप काम करें और मैं कहूं कि मैं ठेकेदार हूं, मैं करूंगा, ऐसा नहीं हो। पॉलिटिकल पार्टीज हैज टू चेंज देयर माइंड। अच्छा, मैंने पाकिस्तान इज ऑफ एवरीवन ना। अच्छा, एक चीज मैंने जो देखी उनकी, जब बात होती है, इंटरेक्शन होता है, जितनी बात होती है अर्बन इकोनॉमी की होती है, रूरल इकोनॉमी की तो बात होती नहीं है। उस तरफ तो शायद कोई फोकस होता भी नहीं है इतना ज़्यादा। तो ये भी शायद एक वजह है कि जितनी भी गवर्नमेंट आती है, वो जितनी भी अपना जो काम कर रहे होते हैं, अपना ये जितना भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितने भी प्लान्स, सारे अर्बन इकोनॉमी के हवाले से चल रहे होते हैं, रूरल इकोनॉमी के हवाले से। खासतौर पे ये जो सेगमेंट है, दो के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, फेडरल को डायरेक्टली इंगेज होने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल नो रिजल्ट्स। इससे पहले भी गवर्नमेंट थी, यही क्लेम किया जाता था कि इसके ऊपर काम करें, लेकिन इस एरिया पे काम नहीं हो सका। एक्चुअली मैं समझता हूँ दोनों फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं है, राइट, उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, उनकी मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरीज। अब बलूचिस्तान में होता है कि एक आज डिप्टी कमिश्नर है, दूसरे दिन आप सुनेंगे वो सेक्रेटरी फाइनेंस बन गया, फिर सेक्रेटरी फाइनेंस से वो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज बन जाएगा। He is not expert, right? So you have to give leverage to private sector, which is very important. बिल्कुल ठीक है। आप प्राइवेट सेक्टर को आपको खुली छूट देनी पड़ेगी, आपके पास कानून है, आपको डर किस बात का? राइट, राइट। गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा लेवरेज इज द लॉ। आप उसको इंप्लीमेंट करें, ऑनेस्टली करें, करप्शन छोड़ दें। लेकिन ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो प्रोविंस का जो चीफ मिनिस्टर होता है, इसकी भी तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये चीज़ कभी एड्रेस नहीं करते कि आपके पास, मेरे पास इतना पोटेंशियल मेरे प्रोविंस के पास है, अगर आप चाहें तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। असल में हमारे बहुत बेअदबी की माफ़, कई मेरे दोस्त भाई बच्चे भी हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं। प्रॉब्लम ये कि ये जितने पॉलिटिशियन हैं हमारे, ये सिर्फ कुर्सी के इनकी जहन में होता है कि यार मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं और फिर 3, 4, 5 साल जो भी हो मैं एंजॉय करूं। राइट, दिस माइंड सेट हैज टू बी चेंज। राइट, यू नीड टू ब्रिंग अ जनरेशन हु आर डेडिकेटेड, who are core from the heart and from mind, they are Pakistanis, right? और उनका काम है यार बस मुझे मलंग बनना है और मुझे काम करना है इस मुल्क के लिए। राइट, राइट। झंडा गाड़ी पे लगा के हर साल लैंड क्रूजर चेंज करने में you can't run this country and you cannot develop this country. Right, बिल्कुल ठीक है। आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और स्ट्रेंथ को अपनी देखना पड़ेगा और अब बेटरमेंट के लिए काम करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि सिंसियर एफर्ट हो रही है, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना है और कैसे उठाना है ये आपको पता होना चाहिए। यस, सब इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तो बड़ी बात होती है, बलूचिस्तान का हो या कराची शहर का हो। अब इंडस्ट्रियल हब आपका है, नए इंडस्ट्रियल जोन की तो बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि आप यूर स्टैंडिंग नो वेयर, क्योंकि रीजन में compete करने की जब बात करते हैं तो एक डिस्कशन में हम थे तो बहुत सारी चीज़ें थी, हमने कहा अभी आप बहुत पीछे हैं। शायद जो आपके एग्जिस्टिंग जो एरियाज़ हैं उनकी हालत ये है कि आप जब गाड़ी लेके जाते हैं तो ऐसा लगता है आप चांद के ऊपर चले गए, ये इस वक्त हालत है। तो जब आप लोकल्स को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो फिर एक्सपेंशन की तरफ जाना और फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करना मेरे ख्याल में एक दीवाने का ख्वाब जिसको कहते हैं, इससे कम नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो जैसे आपने रीजन की बात की कि अगर हम कंपेयर करें अगर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को रीजन्स के दूर, तो हम काफ़ी दूर हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक साल की बात है, ये पिछले डेकेड्स में ऐसा होता रहा। साल ब साल हमारी प्रोग्रेस गिरती रही, हम तरक्की नहीं कर सके, हम फॉरेन इन्वेस्टर नहीं ला सके, या अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर लाए तो हम उनको यहाँ सस्टेन नहीं कर सके। वो बहुत सारी वजूहात की बिना पे चले गए और जो लोग उनको लाते हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट आई थी और ये यहाँ नहीं रुक सकी और चले गए। तो ये बहुत सारे लूप होल्स हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है इदारों के दरमियान और रेड टेप है जिसकी वजह से ऐसा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात हो रही है, जैसे आपने प्रोग्राम के दौरान भी कहा
तो अगर आप कराची की बात ले लें तो इस वक्त यहाँ बहुत एक डिबेट चल रही है। जैसे सिराज कासिम तेली साहब ने डिमांड किया है, वो कराची के लीडर हैं, मुतफिका बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के लीडर हैं, और कराची के लोग उनको लीडर मानते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ कराची के लिए बुलंद होती है। अब अगर उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी इदारे के हवाले कर दिया जाए तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे ही इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं। और क्या ये इदारे मुल्क के दूसरे हिस्सों में काम नहीं कर रहे? क्या ये ब्रिजेस नहीं बना रहे? क्या ये डैम नहीं बना रहे? क्या ये सड़कें नहीं बना रहे? नेचुरल क्लैमिटीज में ये नहीं जाते? पंजाब में फ्लड में रेस्क्यू नहीं करते? बलूचिस्तान में काम नहीं करते? ये तो हमारे इदारे हैं। तो अगर हम इदारों को ये समझते हैं कि कोई इदारे यहाँ पे काम कर सकते हैं, और सिराज कासिम तेली को देखें, उनको कराची के अवाम का एतमाद हासिल है। अगर आप इस पे एक अगर प्रोग्राम करके देख लें, आप 25 लोगों को बुला लें, उसमें से 24 लोग कहेंगे जी बिल्कुल सिराज कासिम तेली का मुतालबा दुरुस्त है। इसलिए कि कराची को आप देखें, सिर्फ आप ये कराची की सफाई की बात नहीं हो रही, ये कराची की तरक्की की बात हो रही है। अगर यहाँ कराची में आप इन्वेस्टर ला सकते हैं, अगर यहाँ कराची में आप फैक्ट्री चला सकते हैं, कराची में आप कारोबार कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान की तरक्की है। और 90% जो शहर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, अगर आप उसको स्टेप मदरली एटीट्यूड उसके साथ रखेंगे तो मुल्क का नुकसान खुदा न खास्ता हम कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ, अगर देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरी हालिया अभी कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई इमरान इस्माइल साहब से, गवर्नर साहब से। मैंने उनसे कहा सर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन तशरीफ लाएं, लेकिन शर्त यह है कि एक सड़क से आएं और दूसरे रास्ते से वापस जाएं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जोन में आने का और जाने का रास्ता किस हद तक खराब हो चुका है। तो बात यह कि अगर ये लोग दिलचस्पी ले लेंगे तो कराची का फायदा हो जाएगा, इंडस्ट्री यहाँ लगेगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। इस वक्त माहौल बेहतर है। अगर मैं एक आपको बिल्कुल एक गैर जानिबदार तरीके से एक बात बताऊं तो इस वक्त परसेप्शन बेहतर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहेंगे तो वो आएगी। अभी हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, हमारी गवर्नमेंट्स की दरमियान चपकलिश है, वो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप ओवरऑल दुनिया में देखें तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट लाना निस्बतन आसान है। तो अगर हम इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दें और हम अपने शहर को डेवलप कर लें तो इसके समरात पूरे मुल्क तक फैलेंगे। और अगर मैं मौजूदा गवर्नमेंट की जगह होता तो मैं ये करता कि मैं समझता कि ये मुतालबा जो सिराज कासिम तेली ने किया, ये फेस सेविंग हो जाएगी हमारी। काम इनसे करा लो, इदारों से, और हुकूमत हमारी है, नाम हमारा हो जाएगा। तो अगर कोई काम करके दे रहा है तो हम क्यों नहीं उससे काम कर रहे हैं? अच्छा, अगर मुझसे काम नहीं हो रहा तो मुझे हेल्प ले लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और यही इदारे हैं जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में सारा साल काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसकी हिमायत होनी चाहिए और इन इदारों को मौका मिलना चाहिए कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें और कराची को एक डेवलप इंडस्ट्रियल सिटी बनाएं। बिल्कुल ठीक है। तब जाकर आप जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और अपने जो टारगेट्स उनको मीट कर सकेंगे। सर, ये रीजन में कम्पीट करने के लिए हमने सुना है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। स्पीकिंग ऑफ गवादर एंड बलूचिस्तान, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स क्या हो सकते हैं? अगर आपको किसी एरिया को डेवलप करना है तो साइंस ये कहती है कि उसको आपने आउट ऑफ द वे जाकर बेनिफिट देना होता है, तब जाके वो फिर ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, और फिर वो जब आपके सिस्टम में शामिल हो जाता है तो फिर आपके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। क्या ऐसा ही है? एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है, लेकिन रीजन में कंपटीशन एक बड़ी हाई लेवल पे जा रहा है। आप देखें ग्वादर के compete करने के लिए चाबार जो है वो सर वही मैं जोर शोर से ईरान ने ट्रेन भी बना ली, लेकिन बैकग्राउंड में आप देखें उधर पॉलिटिकल इशू भी है कि इंडिया इज इन्वॉल्व एंड अफगानिस्तान जो है वो पूरी तरह। तो हमें हमारे एक इशू है कि हमारी रीजनल कनेक्टिविटी में हमारी फॉरेन पॉलिसी आ जाती है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज आ जाते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, मैं उम्मीद है मेरे भाई इस चीज़ को बुरा नहीं मनाएंगे, जैसे इन्होंने अभी कराची का बोला, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि अगर प्राइवेट सेक्टर अपने पैसे से, अपनी कैपेसिटी से सियालकोट का एयरपोर्ट बना सकता है तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर या बलूचिस्तान की डेवलपमेंट इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके पास 3 चीज़ें होती हैं बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस सेक्टर के पास, इनके पास टेक्निकल नो-हाउ, एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज हैं और कैपिटल इनके पास है। बिल्कुल सही है। तो जब टेक्निकल नो है तो हम बिल्कुल, आप इदारों से मदद लें, इदारे पाकिस्तान के, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप हर दफा मदद लेंगे, आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। मैं समझता हूं, आप कहेंगे मैं बलूचिस्तान से डिविएट कर रहा हूं, कराची की डेवलपमेंट इज टोटली इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पूरे कराची को अम्ब्रेला में लिया हुआ, इधर साइट है, उधर कोरंगी है, उधर जितने इंडस्ट्री है, इनको भाई का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है बिन कासिम की तरह, तो ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं अंडर CSR।
जितनी मल्टीनेशनल्स हैं उनको बाउंड करें आपके कॉर्पोरेट सोशल ये रिस्पांसिबिलिटी। बात मैंने रखी एक दो जगह, आपने अच्छा किया इसको हाईलाइट किया कि अंडर लेकिन CSR इसके ये लिए जो इख्तियारात तो progress- हुकूमत की तरफ से ही मैं देने- वही देने पूछ रहा होंगे हूँ। ना। अब उनका कहना ये है कि देखें जब बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, जब हमें पानी और गैस भी मैसर नहीं है, अगर हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करें, हमें पाबंदियाँ बहुत सारी जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। फिर अथॉरिटीज़ आफ्टर अथॉरिटीज़ वो बीच में आती है, वो इंटरवीन करते हैं, मामले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से हमें कभी आगे नहीं बढ़ने ये दिया भी एक गया। सीक्रेट है। ये क्या चक्कर है? जी जी, सीक्रेट बताता हूँ आपको। वो कहते हैं इस PMT वक्त अगर लगाते आप हैं तो वो लिस्ट- PMT लगाने के मैं लिए भी आपको जो बताता मसला हो हूँ। जाता है। जी, ये आज अगर मेरे दोस्तों भाइयों ने देख लिया मेरे से नाराज होंगे। पूरा असेंबली और सेनेट आप देख लें, यस, प्रोविंशियल असेंबली देख लें, कितने बिजनेसमैन मौजूद हैं उधर। हाँ बिल्कुल ठीक है। कभी उनको देखा है असेंबली में खड़े होकर वो कोई इश्यूज हाईलाइट करें? कभी भी नहीं करेंगे। इधर दे फॉलो देयर पार्टी टोन, या गवर्नमेंट से डर गए कि नहीं यार ये मेरे टैक्सेशन प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे। बिल्कुल ऐसे। या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में आप लोग खुदा के लिए, हाँ, अल्लाह ये न करे ठीक। आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे, बिल्कुल आप ठीक है। पाकिस्तान की तरक्की के Betterment लिए के लिए कर रहे बात कर रहे हैं, आप खड़े हों और वो काम करें, वो बिल्कुल होगा। बलूचिस्तान का मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको, क्योंकि आपका टाइम भी खत्म नहीं होने नहीं वाला। बिल्कुल टाइम है अभी इसके ऊपर। गवर्नमेंट कितना डिफॉल्ट करती है। जब अफगान वॉर थी, बलूचिस्तान ने 3 बल्कि 2 स्वेयर वॉर्स बर्दाश्त की इस रीजन की, अफगानिस्तान के। एक दफा रशिया आया, फिर अमेरिका और नाटो आए। तो अमेरिका ने कमिटमेंट की थी ROCs बनाने के लिए। बलूचिस्तान की कोई इकोनॉमिक्स नहीं, आप फिर ब्लेम करेंगे स्मगलिंग करते हैं या अल्लाह ना करे ड्रग्स बेचते हैं। वो क्या करें? इमरान खान साहब ने 12,000 तो अर्बन में दे दिए, रूरल का तो शनाख्ती कार्ड नहीं मानते वो लोग। तो जब रूरल इकोनॉमी नहीं है तो अमेरिका ने कहा जी हम रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन बनाएंगे। वो बैकआउट कर गया। डिड आवर गवर्नमेंट फॉलोड? डिड आवर पॉलिटिशियन फॉलोड? कि यू हैड डन बैड टू आवर इकोनॉमी, हमारे मुल्क के एक हिस्से को आपने बिल्कुल वो डैमेज कर दिया और आपने उसके लिए कमिटमेंट किया और बैकआउट कर गए। दिस इज अनफॉर्चुनेट। सर ये तो रहा है ना, अब हम हमेशा वो जो CSF था वो आपका कोalition सपोर्ट फंड, उसके लिए भी स्ट्रगल करते रहे, थी वो रीइंबर्समेंट, लेकिन वो जिस तरह हमें मिलती रही है। बहरहाल चलें ये एक अलग हुआ, लेकिन आपने हाईलाइट सही किया। ये CSR की जरा बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है। बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी कराची की और प्राइवेट सेक्टर तैयार है। क्या ऐसा मुमकिन है कि अभी जब मेयर की टर्म खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में, इसी मंथ के एंड में खत्म होने वाली है टर्म, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि प्राइवेट सेक्टर से एक मुतफ़िका आदमी जो बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी का और कराची के प्राइवेट सेक्टर का मुतफ़िका आदमी हो, उसको एडमिनिस्ट्रेटर आप लगा दें? ठीक, क्यों नहीं? बिल्कुल कराची के लोग करने को तैयार हैं। और जहाँ तक सियालकोट के एयरपोर्ट की बात है, बहुत अच्छी बात है और उसको एडमायर करना चाहिए, उन्होंने एक अच्छा काम किया। सियालकोट की आबादी और कराची की आबादी और कराची का फैलाव और सियालकोट का फैलाव देख लें। मतलब इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई एक इदारा जो है, कोई भी एक इदारा वो अकेला काम नहीं कर सकता। ये चेन है, ये चेन ऑफ मैनेजमेंट है, ये मुख्तलिफ इदारे मिलकर काम करते हैं। तो हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स तो बेबहा, मैं ये आपके प्रोग्राम में ऐसा ना हो कि मैं सारी बातें वही करूं, लेकिन हम बेबहा प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर उसमें लॉ एंड ऑर्डर को आप ले लें, उसमें आप फायर फाइटिंग को ले लें, तो एक आम आदमी के लिए, और देखें सिराज कासिम तेली का तो मोटो ये है कि कराची में रहने वाला बंदा है और अगर वो मेंबर है या नहीं हमें इससे गर्ज नहीं है, अगर उसका कोई इशू है तो हम उसके लिए आवाज बुलंद करते हैं, उसको हल करते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कब टेकअप करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखें, ये हम तो टेक ओवर खुद से नहीं कर सकते ना, हम तो टेक ओवर नहीं कर, हमें तो हुकूमत की तरफ से इख्तियार दिया जाएगा, अथॉरिटी दी जाए, हमें तो दिया जाएगा। हमारे लोगों को अगर इंडक्ट करते हैं वो इदारों में या हमारे किसी लोगों को वो जिम्मेदारी देते हैं तो बिल्कुल करने को तैयार है। और जब ये देंगे तो पता चलेगा कि प्राइवेट सेक्टर ने कैसा बेहतरीन काम करके दिया। तो इसको कैसे मेक श्योर करेंगे? वरना ये तो देखें, गाड़ी जा रही होगी, 2000 रुपए अंदर जाने के जोन के ले रहे होंगे, तो फिर ये। लेकिन देखें इसमें सबसे पहली जो ये शुरू कहाँ से होगा, शुरू यहाँ से होगा कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक पेज पे आना होगा। मतलब इस कदर शदीद जो कशमकश और चपकलिश की सूरत हाल है, इसमें आपने एक मीटिंग तो आप सबने सुन लिया, देख लिया कि वो भी वो प्रेशर क्या था कराची चेंबर का और सिराज कासिम तेली का, तो वो सब सर जोड़ के तो बैठ गए, लेकिन उसका आउटकम होना चाहिए। अब उस मीटिंग का रिजल्ट आना चाहिए और लोगों को, आम आदमी को कोई पता चलना चाहिए कि इसका कोई फायदा हो रहा है। तो अगर हमें कोई इख्तियार देता है, हमारे लीडर्स को, हमारे मुतफ़िका आदमी को
बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी का कोई आदमी है या प्राइवेट सेक्टर का, तो फिर लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह जो है प्राइवेट सेक्टर ने भी क्या कराची के लिए बेहतर। सर प्राइवेट सेक्टर बता रहे हैं सिंसियर हैं और कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो जो एक अथॉरिटी का जो मसला है वो नज़र आ रहा है। तो आपके ख्याल में मसला हल हो सकता है अगर कि पूरा का पूरा जोन अगर इनको दे दिया जाए? ये कहती हैं एसोसिएशन को अगर मुकम्मल बाइख्तियार बना दिया जाए तो वो इन तमाम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सकते हैं। देखिए एक आप जैसे कोरंगी इंडस्ट्रियल स्टेट है, काटी है, यस, साइट है, माशाल्लाह ये मालिक है उसके। अगर ये गवर्नमेंट को खुद ऑफर करें जी, जैसे इनका कोई चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है जो, इफ दे ऑफर कि जी ये एरिया अब हम करेंगे, गवर्नमेंट कभी भी नहीं रोक सकती इनको। गवर्नमेंट क्योंकि इनके इंटरेस्ट में कभी सीवरेज, कभी ड्रेनेज, कभी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स है, दे शुड डू इट। एक इंडस्ट्रियल स्टेट पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जिन्होंने हिम्मत की हो कि चले हम अपने इंडिपेंडेंट हो जाए और हम अपनी यूटिलिटी सर्विसेज अपनी कर लें, हाँ। बिजली हम अपनी प्रोड्यूस कर लें, यू नो दे कुड। नाउ क्वेश्चन इज दिस, आप मेरा भाई बिल्कुल बुरा नहीं मनाएगा इस बात का, नहीं बुरा नहीं मनाएंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं किसी आपके लीडर को अल्लाह ना करे क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा। बिजनेस कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं जिनको लाइमलाइट में आते हैं तो वो पॉलिटिक्स करते हैं। मैं बड़ा ब्लंटली आपको बोल रहा हूँ, वो कोयटा से हो या पेशावर से हो, लाहौर से हो, कराची से हो, कुछ लोग दे डू दैट, ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ द डे दे एक्सप्लॉइट इट, डिवाइड एंड रूल के चलो यार इसमें चल रहे हैं। तो माशाल्लाह ये लोग कमजोर लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को टैक्स देते हैं, पैसा कमाते हैं, रिस्क हलाल अपनी मेहनत से खाते हैं, तो इनका राइट है थोड़ा तकड़े हो जाए बस। लेकिन हम तो देखिए हम पॉलिटिक्स के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम तो एक एजेंडा, 1 पॉइंट एजेंडा, कराची की डेवलपमेंट, सही है, उससे तो डिसएग्री नहीं करते। लेकिन मैं पोपल साहब की बात से मैं डिसएग्री करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं साइट के एरिया में काम शुरू कर दूं, कोरंगी में कर दूं, लांडी, तो वहां पे जो लोग हैं क्या वो मुझे आंसरेबल हो जाएंगे? क्या वो ओनरशिप प्रिवेल करेगी, मसला हल हो जाएगा ना? वो नजर नहीं आती। ये तो इख्तियार नहीं होगा, जब तक इख्तियार नहीं दिया जाएगा इदारे की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, या हमारे लोग इंडक्ट नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज किसी एरिया में, मैं आपके स्टूडियो के बाहर खड़ा हो जाऊं और मैं लोगों को इंस्ट्रक्शन जारी करूं। एसोसिएशन जिनके इलेक्शन होते हैं, इतना जो है वो सियासत होती है, लोगों को हायर वो किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, ये क्या प्रायोरिटीज क्या सेट करते हैं? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देखिए बुनियादी तौर पे मैं आपको बताऊं, बुनियादी तौर पे हमारी जो एसोसिएशंस या चेंबर्स होती हैं, इनका मोटो, इनका एजेंडा और इनका जो दायरा कार है वो है ट्रेड और बिजनेस के डेवलपमेंट। सिर्फ वो तो वेरी सॉरी, मैं तो लेकिन हम तो इससे भी आगे बढ़ के, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो कराची चेंबर का खासा है कि हम इससे आगे बढ़ के शहर की बात कर रहे हैं, मुल्क की बात कर रहे हैं। वरना अगर आप देखे जाए, मुझे तो आपने मेरे जिम्मे जो काम किया है, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जिम्मे आपने काम ये किया है कि मैंने बिजनेस और इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करना है, वहां जो हर्डल्स हैं, बॉटलनेक्स हैं, उनको दूर करना है। हम तो इससे बढ़ के कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स और सिराज कासिम तेली वो क्यों कर रहे हैं? वो कराची की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन इख्तियार तो हमें बहरहाल चाहिए और हुकूमत की सपोर्ट तो चाहिए। उसके बगैर हम अपने तौर से तो कोई सड़क बनाना शुरू नहीं कर सकते। सर अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन मेरा तो कंसर्न आज भी वही मौजूद है। प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने कहा था कि आज भी जो है 2020 के अंदर बैठ के 25 बिलियन की बात हो रही है। अफसोस, अगर ये सारी चीज़ें हैं, मैं एसोसिएशन, फेडरेशन, सारे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन अगेन अगर प्रोडक्टिव नहीं होंगे, अगर आपका पोटेंशियल नहीं बढ़ सकेगा, तो व्हाट इज़ द गुड ऑफ हैविंग दीज फेडरेशंस, एसोसिएशंस और ये जितने भी लोग हैं, इन सब का क्या फ़ायदा है? वन वर्ड सर। मैं जैसे बिगिनिंग में आपको कहा कि बाय हार्ट यू हैव टू डेवलप कंसेंसस, यस, एंड बाय हार्ट यू हैव टू बी पाकिस्तानी एंड डू इन द इंटरेस्ट कि मुझे ये अच्छा काम करना है। और बातों से कुछ भी नहीं होगा, हमने इतनी बातें कर ली, देयर विल बी नो रिजल्ट आउट ऑफ इट। ऑलराइट, सरदार शौकत पोपल भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आसिफ जावेद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही, आपको इंशाल्लाह फिर ज़हमत देंगे और इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। आपने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया चैम्बर्स को, उनकी कोशिशों के बारे में बताया भी, और जो हर्डल्स हैं काम करने में जो इस वक्त आ रही हैं, ज़ाहिर है इसका जानना ज़रूरी है। बहुत सारे सवालात लोगों के जहनों में हैं प्राइवेट सेक्टर के हवाले से, ख़ास तौर पे कि जब उनके पास इतना कैपिटल है तो वो क्यों इसको सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो एक बहुत बड़ा कंसर्न था। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू होगी। वेल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और बहुत सारे और दीगर इशूज़ हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर बात करेंगे। प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ख़ास तौर पे यूट्यूब के ऊपर हमारा प्रोग्राम ये आ जाता है, अगर जिन्होंने प्रोग्राम मिस कर दिया वो उसके ऊपर इसको देख भी सकते हैं और फीडबैक भी अपनी दे सकते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।